नमस्कार। एड्यूटेकन की आज की कक्षा में सबका स्वागत है। आज हम अपनी किताब का दूसरा अध्याय ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, इस अध्याय में हम ये 5 मुख्य बातें क्रम से समझेंगे। सबसे पहले हम ग्लोब और अक्ष के बारे में जानेंगे, फिर अक्षांश रेखाएं और गोलार्ध क्या होते हैं ये समझेंगे। उसके बाद पृथ्वी के ताप कटिबंधों पर बात करेंगे, फिर देशांतर रेखाओं को जानेंगे और आखिर में देशांतर और समय का क्या संबंध है इसे समझेंगे। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरू करते हैं, ग्लोब और अक्ष। तो जैसा कि हमारी किताब में पहली ही लाइन में लिखा है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। चलिए इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखिए, लघु रूप का मतलब हुआ छोटा रूप और प्रतिरूप का मतलब होता है हूबहू नकल या जिसे हम मॉडल कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ग्लोब हमारी अपनी पृथ्वी का ही एक छोटा और बिल्कुल सच्चा मॉडल है। अब ये जो ग्लोब होते हैं ना, ये अलग अलग आकार के हो सकते हैं और ये स्थिर नहीं होते, यानी एक जगह रुके हुए नहीं रहते। इनको ठीक वैसे ही घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का चाक या फिर कोई लट्टू घूमता है। ये घुमाव असल में क्या दिखाता है? ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को ही दिखाता है। अच्छा, अब इस शब्द को समझिए, अक्ष। ग्लोब में हम देखते हैं कि एक झुकी हुई सुई है जो उसके आर पार जाती है ना? इसी को अक्ष कहते हैं। पर एक बात ध्यान रखनी है, असल में पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं है। पृथ्वी का अक्ष तो एक काल्पनिक रेखा है। मतलब हमने कल्पना की है कि एक ऐसी रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है और इस सुई के जो 2 सिरे हैं, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो अब एक सवाल मन में आता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर किसी भी जगह का ठीक ठीक पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए ना हम कुछ काल्पनिक रेखाओं की मदद लेते हैं। चलिए सबसे जरूरी रेखा से ही इसकी शुरुआत करते हैं। ग्लोब पर एक और काल्पनिक रेखा है जो उसे 2 बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटती है। इसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त। ये पृथ्वी के ठीक बीच से होकर गुजरती है। अब इस विषुवत वृत्त के ऊपर का जो आधा हिस्सा है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे का आधा हिस्सा है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए। विषुवत वृत्त से लेकर दोनों ध्रुवों तक जो सारी समानांतर यानी पैरेलल गोल रेखाएं बनी हैं, इन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं और इन्हें हम अंश यानी डिग्री में मापते हैं। जो विषुवत वृत्त है वो 0 अंश अक्षांश को दिखाती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई जगह उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे भारत में महाराष्ट्र का चंद्रपुर शहर और ब्राजील का बेलो हॉरिज़ॉन्टे शहर, ये दोनों ही 20 अंश अक्षांश पर हैं। लेकिन इसमें एक फर्क है। चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तर में है, इसलिए हम कहते हैं कि वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और बेलो हॉरिज़ॉन्टे दक्षिण में है, इसलिए हम उसे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अच्छा, तो विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री पर है, उसके अलावा भी 9, 4 और बहुत ही जरूरी अक्षांश रेखाएं हैं। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। पहले उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और थोड़ा और ऊपर 66.5 डिग्री उत्तर पर है उत्तर ध्रुव वृत्त। अब ठीक इसी तरह अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो 23.5 डिग्री दक्षिण पर है मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिण पर है दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब एक बहुत ही मजेदार बात, क्या हम जिस जगह पर हैं वहां का अक्षांश खुद से पता लगा सकते हैं? सोचिए जरा। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ, बिल्कुल पता कर सकते हैं। अगर हम रात में अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण यानी एंगल माप लें तो उससे हमें अपनी जगह का अक्षांश पता चल जाता है। ये एक बहुत ही रोचक तरीका है जिसके बारे में हम अपनी एडुटेकन की कक्षा में और भी विस्तार से चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा, अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं हमने अभी सीखी हैं, ये पृथ्वी को अलग अलग ताप कटिबंध यानी कि हीट जोन्स में बांटने में भी हमारी मदद करती हैं। तो पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 ताप कटिबंध हैं। पहला है उष्ण कटिबंध। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का इलाका है। यहाँ साल में कम से कम एक बार सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी या ऊष्मा होती है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं, इसलिए यहाँ का तापमान मध्यम रहता है। मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा।
और तीसरा है शीतकटिबंध। ये ध्रुवों के पास है, जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि वहां सूरज की किरणें बहुत ही ज्यादा तिरछी पड़ती हैं। देखिए, किसी भी जगह का बिल्कुल सही पता लगाने के लिए सिर्फ अक्षांश जानना काफी नहीं होता। हमें एक और तरह की रेखाओं की भी जरूरत पड़ती है, और इन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो ये देशांतर रेखाएं क्या हैं? इन्हें देशांतरीय याम्योत्तर भी कहा जाता है। ये वो संदर्भ रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। ये पूरे वृत्त नहीं होते, बल्कि अर्धवृत्त यानी आधे वृत्त होते हैं। अक्षांश रेखाओं से अलग इन सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है, और जैसे जैसे ये रेखाएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है, और ध्रुवों पर जाकर तो ये दूरी शून्य हो जाती है, क्योंकि वहीं पर ये सारी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। अब गिनती शुरू करने के लिए एक देशांतर को मुख्य मानना जरूरी था। तो ये तय हुआ कि जो देशांतर रेखा ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, उसे मुख्य माना जाएगा। इसी को हम प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, और इसका मान है 0 देशांतर। यहीं से हम 180 डिग्री पूर्व की ओर और 180 डिग्री पश्चिम की ओर गणना करते हैं। तो अब देखिए, जब ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर एक दूसरे को काटती हैं, तो एक जाल सा बन जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। इसी जाल को ग्रिड कहते हैं। और पता है, इसी ग्रिड की मदद से हम ग्लोब पर किसी भी जगह का पता बिल्कुल सटीक तरीके से लगा सकते हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, देशांतर और समय। देखते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है। देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका तो पृथ्वी की गति ही है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और लगभग 24 घंटे में वो एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री घूम जाती है। अब अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, और 1 डिग्री घूमने में उसे लगते हैं 4 मिनट। यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल आता है कि हम मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम क्यों मानते हैं। जरा सोचिए, हमारे भारत में ही गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में करीब करीब 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। अब अगर देश में हर जगह अलग अलग समय होगा तो सोचिए, रेलगाड़ियों का टाइम टेबल बनाना या कोई भी काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी मुश्किल से बचने के लिए हर देश क्या करता है? अपने यहाँ बीच से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा के समय को पूरे देश का मानक समय मान लेता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर माना गया है। तो इस रेखा पर जो समय होता है वही पूरे देश का मानक समय माना जाता है, जिसे हम भारतीय मानक समय या IST कहते हैं। हमारा समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। यही वजह है कि जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो हमारे भारत में शाम के 7:30 बज रहे होते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा को समाप्त करने से पहले एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सबसे पहले ग्लोब के बारे में जाना, जो कि पृथ्वी का एक मॉडल है। फिर हमने उन काल्पनिक रेखाओं अक्षांश और देशांतर के बारे में सीखा जो मिलकर ग्रिड बनाती हैं। हमने पृथ्वी के अलग अलग ताप कटिबंधों को समझा, और आखिर में ये भी जाना कि कैसे देशांतर की मदद से पूरी दुनिया में समय तय किया जाता है। इसी के साथ इस अध्याय पर हमारी ये एड्यूटेकन की कक्षा समाप्त होती है।